Welcome, friends, in today's session of Business Regulatory Framework of Unit 1, Sale of Goods Act 1930. Let us have today's question, which we are going to discuss. We are currently dealing with special contracts related with Sale of Goods Act 1930. Before this, we have covered CIF contract, which is cost plus insurance plus freight contract, and which protects both the parties against any unseen event. Today, what we are going to discuss is FOB contracts, one of the special contracts where the goods are sent through sea routes, where the carriage of the goods are done through sea routes. Now, we are going to discuss FOB contracts. Either they can ask you as a short note, write a short note on FOB contracts, or they can ask you as a short question, explain FOB contracts. So you should be ready in either of the way they can ask you. Now, what is FOB contracts? इसका फुल फॉर्म क्या है सर? फ्री ऑन बोर्ड. स्पेलिंग का खास ध्यान रखिएगा. भयंकर स्वरूप में इंग्लिश लिखते हैं कुछ स्टूडेंट, तो मुझे डर लगता है कभी कभी पेपर चेक करते हुए. तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा स्पेलिंग का ध्यान रखिए अच्छे से दोस्तों. तो फ्री ऑन बोर्ड इसका फुल फॉर्म है. तो फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स वेयर for the purpose of transmission to the buyer, the seller has to put the goods on board at his own expenses. Seller has to put the goods on board or at his own expenses. अभी हमने CIF लास्ट टॉपिक में समझने की कोशिश की थी CIF कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि भाई जो इंश्योरेंस और फ्रेट का खर्चा है सेलर पे तो कर रहा है लेकिन इनवॉइस में ऐड करके दे रहा है, यानी अल्टीमेटली वो बायर पे कर रहा है. तो वहाँ एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस का एक्सपेंसेस, फ्रेट का एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा था? CIF में बायर पे कर रहा था. और फ्री ऑन बोर्ड में ये सारे खर्चे कौन भुगत रहा है सर? The seller has to put the goods on board at his own expenses. सेलर के खर्चे पे ऐसा कह रहे हैं, यानी बोर्ड तक का जितना खर्चा होगा, बोर्ड यानी शिपमेंट करने तक का खर्चा, ये कैसा खर्चा होगा? गुड्स मैन्युफैक्चरिंग किया, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा सेलर का. गुड्स को डिलीवरीएबल स्टेट में कन्वर्ट करने का खर्चा सेलर का. डिलीवरीएबल स्टेट का मतलब आप जानते हैं अच्छे से, पैकिंग करना, कटिंग करना, फिलिंग करना, लोडिंग करना, ये सारे खर्चे किसके सिर पे जाएंगे? हु विल बेयर दिस एक्सपेंसेस? हु विल बोन दिस एक्सपेंसेस? सेलर विल बेयर सच ऑल एक्सपेंसेस. ये तो हुई डिलीवरीएबल स्टेट में कन्वर्ट करने की बात है. फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, सेलर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर जाना है माल को, गुड्स को पोर्ट पे, पोर्ट ऑफ डिस्पैचिंग सेंटर, यानी जहां से माल डिस्पैच करना है, भेजना है. तो पोर्ट ऑफ डिस्पैचिंग या डिपार्चर कह सकते हैं. पोर्ट ऑफ डिपार्चर जो है वहां पे, वहां तक का जो खर्चा है वो भी कौन भुगतेगा? सेलर. सेलर विल बेयर द एक्सपेंसेस, यानी ये जो कैरेज का जो खर्चा यहाँ हो रहा है वो भी सेलर के सिर पे जाएगा. प्लस जहाज पे जो चढ़ाना है, फ्री ऑन बोर्ड यानी जहाज तक का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से लेकर जहाज तक का जितना भी खर्चा होगा ये फ्री रहेगा. किसके लिए फ्री रहेगा? बायर के लिए. लेकिन ये सारे खर्चे करेगा कौन? सेलर करेगा. तो फ्री हो गया किसके लिए? फ्री ऑन बोर्ड किसके लिए बेनिफिट है? ये बायर के लिए बेनिफिटेड है. बायर को ये इसमें से एक भी रुपया नहीं देना है. बोर्ड तक फ्री डिलीवरी है, यूँ समझ लीजिए. सिर्फ उसे प्राइस पे करनी है गुड्स की, और कुछ भी नहीं. ये सारे खर्चे सेलर भुगतेगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल ऑन FOB कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ X ऑफ मुंबई एग्रीज टू सेल 200 टन्स ऑफ शुगर FOB न्यूयॉर्क टू Y, यानी मुंबई से न्यूयॉर्क गुड्स भेजने हैं FOB कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से. दिस वुड मीन दैट X पुट द गुड्स ऑन बोर्ड एट मुंबई एट हिज ओन एक्सपेंसेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज ऑफ सी.
to be made by or on behalf of the buyer for the purpose of transmission of the goods to the buyer. यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से एक्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर गुड्स को जहाज पे चढ़ाने तक का खर्चा, यानी गुड्स की शिपमेंट तक का खर्चा, सारा का सारा खर्चा सेलर करेगा एफओबी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और बायर ने 1 रुपया निकालना नहीं है, सिर्फ मैंने कहा वैसे गुड्स की जो प्राइस है वही पे करनी है, नथिंग एल्स. नो सूनर द गुड्स आर प्लेस्ड ऑन द बोर्ड the seller's liability cease and the buyer's liability starts, or we can say begins. जैसे ही गुड्स जहाज पे चढ़ा दिए, शिपमेंट हो गया, जहाज पे माल चढ़ा दिया, सेलर की लायबिलिटी वहीं खत्म हो जाती है. सीज का मतलब स्टॉप्स, सेलर्स लायबिलिटी स्टॉप्स, वहीं उसका लायबिलिटी खत्म हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है, उसकी ड्यूटी खत्म. मुझे माल रेडी करके डिलीवरी भी स्टेट में कन्वर्ट करके जहाज पे चढ़ाना था, मैंने चढ़ा दिया, मेरा काम खत्म, सेलर का काम खत्म, उसकी लायबिलिटी वहीं पे स्टॉप हो जाती है. और जहां पे उसकी लायबिलिटी स्टॉप हो जाती है, बायर की शुरू हो जाती है. द बायर्स लायबिलिटी स्टार्ट्स बाय, जैसे जहाज शुरू हो गया वैसे ही लायबिलिटी शुरू हो गई बायर की. दैट इज द प्रॉपर्टी एंड द रिस्क पासेस टू द बायर एज सून एज द गुड्स आर लोडेड ऑन द बोर्ड. जैसे ही शिपमेंट हो गया, माल लोड कर दिया बोर्ड पे, शिप पे चढ़ा दिया, वहीं पे प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप, प्रॉपर्टी यानी क्या, टाइटल या ओनरशिप, शब्द याद होने चाहिए आपको. ओनरशिप प्लस रिस्क बोथ आर ट्रांसफर्ड टू बायर एज सून एज द गुड्स आर लोडेड ऑन द बोट. द बायर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे, बायर क्या पे करेगा, द बायर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे फ्रेट, फ्रेट पे करेगा. उसे इंश्योरेंस लेना हो तो इंश्योरेंस चार्जेस बायर पे करेगा. अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स, यहाँ और कोई खर्चा हो तो वो सारे खर्चे कौन पे करेगा, बायर पे करेगा. फ्रेट, इंश्योरेंस चार्जेस यहाँ पे भी बायर ही पे कर रहा है, और अन्य कोई खर्चा हो तो बायर पे करेगा. द सेलर पेज कॉस्ट ऑफ लोडिंग, सेलर क्या पे करेगा, कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर प्लेसिंग द गुड्स ऑन द शिप, शिप तक पहुंचाने का काम, शिप को माल को शिप पे लोड करने तक का जितना भी खर्चा है वो सारा खर्चा सेलर करेगा. लेकिन गुड्स को प्रोटेक्ट करने का काम बायर का ही है. उसका फ्रेट, जो भी फ्रेट होता है वो फ्रेट पे करने का काम बायर का है, और इंश्योरेंस का चार्ज भी बायर का है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो माल खरीदना चाहता है. तो जो बंदा माल खरीदना चाहता है, इंश्योरेंस लेने की जिम्मेदारी उसकी होती है. ये लॉजिक है. और अदर एक्सपेंसेस भी जो है वो बायर पे करेगा अगर कोई और खर्चा होता है तो. जैसे पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन माल आया और वहां से अपने यूनिट तक माल ले जाना, बायर की यूनिट तक माल ले जाने का जो कैरेज का खर्चा होगा तो वो खर्चा बायर करेगा. द सेलर गिव्स द नोटिस ऑफ द शिपमेंट टू द बायर टू एनेबल हिम टू एंश्योर द गुड्स. हाँ, नोटिस देना जरूरी है. सेलर नोटिस देगा कि भाई मान लीजिए 10 दिन बाद माल चढ़ाने वाला है, वो शिपमेंट करने वाला है, तो बायर को उतना समय, रीजनेबल टाइम दे देना है कि भाई आप इसका इंश्योरेंस करवाना हो तो आप करवा लीजिएगा. 10 दिन का समय आपके पास, तो रीजनेबल टाइम जो मिलना चाहिए वो मिल जाना चाहिए बायर को, और बायर इंश्योरेंस करवा सके ये मौका उसे मिलना चाहिए. फिर उसकी मर्जी इंश्योरेंस करवाना नहीं करवाना, लेकिन सेलर को नोटिस दे देना है, बता देना है. अब ड्यूटीज ऑफ सेलर थोड़ी देख लेते हैं. इसमें ड्यूटीज क्या होती है सेलर की. टू प्लेस द गुड्स सेफली ऑन द शिप नेम्ड बाय द बायर, टू प्लेस द गुड्स सेफली ऑन द शिप नेम्ड बाय द बायर, बायर ने जो जहाज पे माल चढ़ाने के लिए कहा है उसी जहाज पे सेफली गुड्स को चढ़ाने का काम, हैंडल विथ केयर के हिसाब से चढ़ाने का काम किसका है, सेलर का. टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ लोडिंग द गुड्स, लोड करने तक का जितना भी खर्चा है वो कौन भुगतेगा, सेलर. टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद द शिपिंग कंपनी और शिप ओनर्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स एंड ऑब्टेन अ बिल ऑफ लेडिंग, शिपिंग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना है या जो शिप का ओनर है उससे कॉन्ट्रैक्ट करना है, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बारे में, और बिल ऑफ लेडिंग ऑब्टेन कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है. टू डिलीवर द बिल ऑफ लेडिंग टू द बायर, बायर को बिल ऑफ लेडिंग भेज देना है. टू गिव नोटिस टू द बायर ऑफ द शिपमेंट ऑफ द गुड्स, नोटिस दे देना है कि भाई मैंने गुड्स का शिपमेंट कर दिया है या करने वाला हूँ हफ्ते में 10 दिन में, तो ये नोटिस दे देना है. प्री नोटिस दे देना बेटर है, जिससे क्या होगा, रीजनेबल टाइम मिल जाएगा, बायर को इंश्योरेंस लेना हो तो इंश्योरेंस निकलवा सकता है.
फेलियर टू गिव नोटिस मेक्स द सेलर लायबल फॉर द रिस्क। अगर सेलर नोटिस नहीं देता है, बताता नहीं है गुड्स का शिपमेंट कब होने वाला है या शिपमेंट हो गया है, अगर नोटिस नहीं देता है तो फिर रिस्क किसका होगा सर? सेलर का रिस्क हो जाएगा। अगर गुड्स को कुछ भी हो जाता है, इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, देन द लायबिलिटी, देन द रिस्क इज ऑफ सेलर, ही इज लायबल फॉर सच डैमेजेस। सिर्फ यहाँ पे सेलर की ड्यूटी नहीं है, बायर की भी ड्यूटी है। तो देख लेते हैं व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द बायर। ही मस्ट अप्लाई फॉर लाइसेंस टू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट द गुड्स। बायर के पास लाइसेंस होना चाहिए सबसे पहले तो। ही मस्ट पे फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस। फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस का जिम्मा किसके सिर पे होगा? बायर पे। बायर ने ये खर्चा बायर करेगा। He must name the ship on which the goods are to be delivered, or he must authorize the seller to select the ship, failing which the seller can sue for damages for non-acceptance। जिस शिप में अगर बायर की कोई डिमांड है कि भाई यही शिप में आप माल भेजिएगा, तो उसके हिसाब से माल भेजना है। जो शिपिंग कंपनी का नाम दिया गया है, उसी शिपिंग कंपनी के उसी जहाज में माल भेजना है, दूसरे जहाज में माल नहीं। क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर ये सारी डिटेल लिखी हुई होती है कि ये कंपनी का जहाज है, शिप है, और ये नाम वाले शिप के अंदर माल आ रहा है। जैसे बस होती है, बस का कैसा नंबर होता है, तो शिप में भी ये सब रजिस्ट्रेशन होता है इस तरीके का। तो वो बदलना नहीं चाहिए। एंड ही मस्ट ऑथोराइज द सेलर टू सिलेक्ट द शिप। अगर उसने कोई शिप का नाम नहीं दिया है, ये फिक्स नहीं है, तो सेलर को अथॉरिटी दे देनी चाहिए कि अपने हिसाब से जो सही हो वो शिपिंग कंपनी के उस शिप के अंदर आप माल भेज दीजिए अपने हिसाब से। फेलिंग विच द सेलर कैन शू फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अगर ये सारा काम बायर नहीं करके दे रहा है, बायर शिप का नाम नहीं बता रहा है या सेलर को अथॉरिटी नहीं दे रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो एक तरीके से नॉन एक्सेप्टेंस हो रहा है गुड्स का। ही इज नॉट विलिंग टू बाय द गुड्स, ही इज नॉट रेडी टू मेक अ ट्रांजेक्शन, इंटेंशन नहीं दिख रहा है। तो अगर वो जवाब नहीं दे रहा है सही तरीके से, सही समय पे जवाब नहीं दे रहा है, और ऐसे करने से क्या होगा? सेलर को नुकसान हो सकता है, तो नुकसान की भरपाई हो सकती है। He can recover the damages. So in the case of Colley versus Overseas Export 1921, it was held that it is the duty of the buyer to send the name of the ship upon which the goods to be delivered, and if he fails to name a ship, he is liable for the breach of contract, and the seller can file a suit against him for the recovery of the damages, but he cannot file a case for the recovery of the price of the goods. नुकसान अगर होता है, बायर जवाब नहीं दे रहा है कौन से जहाज से माल भेजना है, या सेलर को अथॉरिटी नहीं दे रहा है कि कौन से शिप आप अपने हिसाब से माल भेज दीजिए, अगर इस तरीके से जवाब रिप्लाई नहीं मिल रहा है बायर की तरफ से, तो सेलर कैन रिकवर द डैमेजेस फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ऐसा मान के डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, लेकिन प्राइस क्लेम नहीं की जा सकती। प्राइस क्यों क्लेम नहीं की जा सकती? क्योंकि सर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, ओनरशिप तो सेलर की है, तो यहाँ प्राइस रिकवरी नहीं हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, अभी हुई नहीं यहाँ पे इस सिचुएशन। तो जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, यू कैन नॉट क्लेम फॉर प्राइस, यू कैन ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस। ये लॉजिक है, तो डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। ऐसा एक केस की डिटेल में डिसाइड